छात्रों, मैं आरएस विजय आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखते हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे हम लोग। तो विद्युत क्षेत्र हम लोग गॉस प्रमेय से कैसे निकालेंगे ये हम लोग काम कर रहे थे। सीधा सीधी भाषा में बोले तो गॉस नियम का प्रयोग करके हम लोग विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाल रहे थे। तो उस फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला हमने बताया था गोलीय आवेश का विद्युत क्षेत्र, मतलब गोलीय आवेश गोला का विद्युत क्षेत्र। तो गोला दो प्रकार का, एक ठोस दूसरा खोखला। तो पार्ट ए में हमने खोखला गोला का विद्युत क्षेत्र, फिर हमने ठोस गोला का विद्युत क्षेत्र इतना पढ़ाया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र बताया, फिर इसके कारण विद्युत क्षेत्र बताया। इसको पार्ट ए कहा था हमने, गोलीय आवेश का विद्युत क्षेत्र। इसको पार्ट बी, ठोस गोला, खोखला गोला, ठोस गोला का विद्युत क्षेत्र आप पढ़ चुके हैं। अब किसका विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं? तो गोला का विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, उसको व्यंजक 1 कहे थे। इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाया है ना। और अब व्यंजक 2, वो 1 में ही 2 भाग था गोला। अब व्यंजक 2 है अनंत आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अनंत आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र। अनंत का मतलब यहां क्या है ना। तो अनंत का मतलब है लंबा, मतलब एक तार होगा जिसमें सिर्फ लंबाई होगा। तार किसे कहते हैं? जिसकी मोटाई और चौड़ाई नगण्य हो, ठीक है, और उसकी लंबाई मान्य हो, तो उसको हम लोग तार कहते हैं। अब लंबा तार किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए बाबू, यहां लंबा तार का मतलब क्या है? मतलब तार रहेगा, उस पर आवेश रहेगा और वो थोड़ा लंबा रहेगा। अब लंबा का मतलब क्या है, इसको यहां पर समझिए। जैसे देखिए, ये है तार, ये है आवेशित, एक समान रूप से आवेश बिखरा हुआ है। आपको पता है हम जितना भी फार्मूला बता रहे हैं सब एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान आवेश के कारण बता रहे हैं। मतलब सब में आवेश जो है ना एक समान रूप से बिखरा हुआ है। और ये अनंत तक तार है, इसका हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका विद्युत क्षेत्र हम कहां निकालेंगे? तो ये जो अनंत तार है इसका विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं कि यहां पर निकालने जा रहे हैं, यहां पर निकालना चाह रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे, इस दूरी को R, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना रहता है ना, वहां तक की दूरी को हम R कहते हैं। तो R दूरी हो गया, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है इस अनंत तार के कारण। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? देखिए, यह अनंत और लंबे तार में अभी इसका मतलब है कि ये बहुत लंबा इधर है, बहुत लंबा इधर है, और हमें यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। लेकिन वास्तव में अनंत तार का मतलब क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लिखने वाले हैं इसका लैंग्वेज। जैसे आप फॉर्मूला निकालेंगे तो कुछ भाषा तो लिखेंगे ना, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अनंत तार बोले तो इधर लंबा, इधर भी लंबा, आवेशित है, इस पर आवेश बिखरे हुए हैं। इस आवेशित तार के कारण हमें R दूरी पर यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। और क्या दिया गया है? ये पूरा आवेश नहीं दिया गया है। पिछले गोले वाले में क्या था? गोला का पूरा आवेश दिया हुआ था, लेकिन इसमें आवेश नहीं दिया है। दिया है क्या भाई? तो दिया है लेमडा। अब कहिएगा लेमडा क्या है सर? तो ये बात Q/L होता है इसका फॉर्मूला, आवेश बटा लंबाई। इसे हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। इसके बारे में हम पहले बहुत बढ़िया से बता चुके हैं। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक, एक होता है पृष्ठीय, और एक होता है आयतनीय।
लेमडा सिग्मा रो। जब किसी लंबाई में आवेश बिखरा होता है, सिर्फ लंबाई में, तो वहां पर लेमडा आता है घनत्व। और जब किसी पृष्ठ पर, ठीक है, तो वहां आता है सिग्मा। और जब किसी आयतन में आवेश बिखरा है तो वहां आता है रो, घनत्व। ठीक है, तो हम सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं ना। ये पतला तार है तो इसमें सिर्फ लंबाई है, इसका मोटाई चौड़ाई नगण्य है। ठीक है, लंबाई हम उसी को कहते हैं जिसमें लंबाई मोटाई और चौड़ाई नगण्य। चलिए, इसके कारण हमें यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसका गॉसीय सबसे पहला काम क्या था बाबू? सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। अभी फिगर नहीं बनाना है, हम लैंग्वेज लिखने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। तो इसका गॉसीय पृष्ठ कैसा होता था? तो इसका जो गॉसीय पृष्ठ होता था, खूब बढ़िया से हम स्टेप्स में पीछे बता दिए हैं, वो बेलनाकार होता था। अनंत तार का गॉसीय पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है, कैसा बेलन होगा भाई, है ना? तो ये हम खूब बढ़िया से पीछे बताए हैं। आप जरूर पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे। इसके पीछे, ठीक पीछे नहीं, पूरा शुरू से जहां से हम अनुप्रयोग बताए हैं वहां हमने 3 स्टेप्स बताए थे। उस तीनों स्टेप में पहला स्टेप में हमने ये बताया था कि इसका जो गॉसीय पृष्ठ होगा ना, वो बेलनाकार होगा। इसका कारण भी पूरा बढ़िया से वहां बताया गया है ना? तो यहां ऐसा होगा गॉसीय पृष्ठ। ये देखिए, जितना दूरी इधर है बाबू, उतना ही दूरी इधर लेके एक फर्स्ट क्लास बेलन खींचते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है गॉसीय पृष्ठ, जिसकी लंबाई हम स्मॉल एल मान लेते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखने के लिए इतना काफी है। तो अभी कुछ समझाया नहीं है, अभी सिर्फ लैंग्वेज लिखने के लिए जिसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना था उसका चित्र बनाया, और इसका विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम जो गॉसीय पृष्ठ का चयन करेंगे, गॉसीय पृष्ठ बना दिया। इतना फिगर से हमें फायदा क्या होगा? हम लैंग्वेज इसका लिख देंगे। लैंग्वेज में माना कि क्या है? अनंत आवेशित तार है, कोई अनंत आवेशित या लंबा आवेशित तार जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा पूरे लंबाई में आवेश एक समान रूप से बिखरा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना कहीं ज्यादा आवेश है ना कहीं कम है, एकदम सब एक जैसा है। होता है ना, कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर 10 सेंटीमीटर में देखा जाए तो 10 माइक्रोकूलम आवेश होगा, तो अगले 10 सेंटीमीटर में भी 10 ही होगा, अगले 10 सेंटीमीटर में उतना ही आवेश होगा। ठीक है, एक समान रूप से बिखरा है या वितरित है, बिखरा है, देखिए। चलिए, इसके बाद आप विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? तो गॉसीय पृष्ठ का चयन कर रहे हैं, है ना? तो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का चयन करते हैं या की कल्पना करते
जो कहां से गुजरेगा, तो ये बात हमने पिछला वीडियो में भी बताया और बताते आ रहे हैं अभी तक। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहीं से गुजरता है। यहां निकालना है तो यहां से ऐसे गुजरती है ना। के लिए हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो P बिंदु से गुजरता है, जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है। और बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ जो आप माने हैं वो ये जो रेखा देख रहे हैं आप जिसमें आवेश है इसके समकक्षीय है। अब समकक्षीय का मतलब क्या हुआ, ये जो है ना ये बेलन का अक्ष का कार्य कर रहा है। अगर ये बेलन है तो बेलन का अक्ष क्या होता है, तो वैसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे ऐसे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो ये अक्ष है। समकक्षीय मतलब क्या हुआ कि जो बेलन आप माने हो वो अनंत आवेशित तार के समकक्षीय। इसका मतलब इससे हर जगह इस बेलन का दूरी देखिएगा तो समान नजर आएगा। ठीक है, चारों ओर, तो इसको समकक्षीय कहते हैं। मतलब बेलन का अक्ष और ये अनंत तार दोनों समान रेखा हैं, तो इसको हम लोग समकक्षीय कहेंगे। गॉसीय पृष्ठ अनंत तार के समकक्षीय है ना, समकक्षीय है। जिसकी लंबाई हमने कितना माना है तो देख लीजिए आप, स्मॉल एल तथा उसकी त्रिज्या केंद्र से P बिंदु की दूरी R के बराबर है। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम समझाने वाले, ठीक है, ये हमने सिर्फ लैंग्वेज लिखने के लिए ऐसा काम किया। चलिए, ये है अनंत तार। अनंत तार किसे कहते हैं हम लास्ट में उसे बताएंगे। रेस पहले यहां पर देख लीजिए, ये बहुत पतला तार है परंतु हमने हल्का मोटा किया है समझाने के लिए। और ये तार अनंत तक है, तो हमने इतना छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि उतना बड़ा बोर्ड ही नहीं हो सकता। ये इन्फिनाइट, यहां पर निकालना है हमें विद्युत क्षेत्र। यहां पर तो हम क्या करेंगे, यहीं से गॉसीय पृष्ठ का चयन करेंगे। यही है P बिंदु। तो यहां से अगर हम गॉसीय पृष्ठ का चयन करेंगे तो गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा, तो ऐसे तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा स्टेप्स में, लेकिन आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि गॉसीय पृष्ठ इसका बेलनाकार इसलिए होता है कि इसका विद्युत क्षेत्र हर जगह ऐसे होता है, लंबवत इसके। तो जब किसी तार से चारों ओर विद्युत क्षेत्र निकले, है ना, तो गॉसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए। तो हम कहे थे बाबू कि गॉसीय पृष्ठ जो होगा ना वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, या तो समांतर होता है। पहले लंबवत होता है, बाद में अगर बंद नहीं हुआ तो समांतर करते हैं। तो अगर लंबवत होता है तो सोचो ये जो विद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ निकल रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, ये मार्कर ऐसे बन, इधर इधर चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकल रहे,
तो ऐसे अगर हम चारों तरफ से लंबवत सतह मानना शुरू करें, इधर विद्युत क्षेत्र, इधर के लंबवत, इधर लंबवत, तो क्या आएगा? बेलन आ जाएगा। देखिए, है ना? तो क्यों हुआ इसका ऐसा गॉसीय पृष्ठ? क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र चारों ओर लंबवत होता है, और जब सतह मानिएगा ना उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। जितना दूर यहां उतना ही दूर एकदम यहां होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने गॉसीय पृष्ठ का चयन कर लिया। सबसे पहला काम क्या था? गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। हो गया। बेलन होता है गॉसीय पृष्ठ जिसकी लंबाई हमने कितना माना? स्मॉल एल। ठीक है, यह अनंत तक जा रहा है। अच्छा, इसकी त्रिज्या, तो इस बेलन की त्रिज्या यह दूरी के बराबर हो जाएगा जहां विद्युत क्षेत्र निकालना। अच्छा, यहां पर लेमडा माना हमने क्या? लेमडा है रैखिक आवेश घनत्व। लेमडा है, यहां पे लिख देते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा ना, 1 मीटर लंबाई में, मतलब 1 एकांक लंबाई में, उसे हम लेमडा कहते हैं। लेमडा बराबर Q/L फॉर्मूला होता है। चल देखिए, यहां पर हमें सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना था, जो कि हमने कर लिया। दूसरा काम होता है E और ds को दर्शाना, ताकि हम फ्लक्स निकाल सकें। तो देखिए बाबू, E तो विद्युत क्षेत्र है, और अनंत तार का जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, पहले भी हम बता चुके हैं, अनंत तार हो, अनंत प्लेट हो, कुछ भी हो, उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा उसके लंबवत होता है। जैसे अनंत तार है, इसका विद्युत क्षेत्र यहां तो ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, हर जगह लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र तो हम दर्शा देंगे। रही बात सबसे बड़ा ds का, अब यहां पर ds एक टाइप का नहीं है बाबू। आप 10वां क्लास में बेलन पढ़े होंगे, तो बेलन का क्षेत्रफल पढ़ते होंगे, तो वो क्षेत्रफल 3 प्रकार के होता है, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, परंतु 3 होते हैं। एक क्षेत्रफल हो गया ये वृत्ताकार, और एक यहां भी वृत्ताकार। अगर ये बेलन है तो एक ऊपर वृत्ताकार और एक नीचे वृत्ताकार, तो 2 वृत्ताकार सतह हो गए और एक वक्र पृष्ठ हो गया। तो 10वां क्लास में आप क्षेत्रफल पढ़े होंगे, तो ऐसे पढ़े होंगे, एक का क्षेत्रफल ये वाला πr² प्लस दूसरा भी πr² प्लस 2πrl। ये क्या था? ये था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो चारों तरफ से बेलन में वक्र बनेगा ना, ये वक्र, इसका क्षेत्रफल। और ये किसका क्षेत्रफल है? तो आप समझ रहे हैं, ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार भाग कितने हैं? तो इधर भी है और इधर भी। अब आपको समझना ये है कि हम ये और ये तीनों सतह लेके क्यों चलेंगे। जब आप यहां फ्लक्स निकालेंगे ना बाबू, तो आप सिर्फ इससे निकाल लीजिएगा तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको तीनों सतह लेके चलना होगा। यानी कि जो ds नजर आ रहा है यहां, क्या है? गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का छोटा भाग। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं, इस गॉसीय पृष्ठ का, जिसका छोटा भाग मैं लूंगा ds, वो कितने टाइप के हैं यहां? तो है 2 टाइप के, लेकिन है 3। 2 वृत्ताकार और एक वक्र पृष्ठ। अगर आप सिर्फ यहां वक्र पृष्ठ लेके चलते हैं,
अब वृत्ताकार लेके नहीं चलते हैं तो फॉर्मूला तो एकदम सही सही आ जाएगा लास्ट में, लेकिन एग्जामिनर जो चेक करेगा वो आपके पूरे डेरिवेशन को गलती कर सकता है। अब कहिएगा कैसे सर? ठीक है, तो किताबों में भी कभी कभी लिखा रहता है ये दोनों सतह से नहीं निकाला रहता है। अब क्यों, मैं अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको यहां निकाल के दिखाना होगा। अब कहिएगा काहे, क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, यहां देखिए, ये है इंटीग्रेशन में जो गोल घेरा लगा है, ये बंद पृष्ठ के लिए होता है और गॉस पर में भी बंद पृष्ठ के लिए मान्य है। तो अगर आप सिर्फ इसके कारण विद्युत क्षेत्र फ्लक्स और इसके कारण जो फ्लक्स है वो निकाल दीजिएगा और ये दोनों का फ्लक्स निकाल के आप एग्जामिनर को नहीं दिखाइएगा तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि हम बंद किए ही नहीं। कैसे बंद करेंगे? बंद कब होगा बाबू बताइए? क्या सिर्फ इस पृष्ठ से बंद हो जाएगा? इस पृष्ठ से बंद नहीं होगा, ये भी चाहिए बंद के लिए और ये भी चाहिए बंद के लिए। तो अगर आपको किसी बेलन में एकदम पूरा बंद सतह पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 3 क्षेत्रफल होता है। यही तीनों जोड़ करके तब आप 10वां क्लास में पढ़ते होंगे 2πr², 2πrl और 2πr कॉमन ले लेते होंगे और l + r, यही आप फॉर्मूला याद करते होंगे पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस बात को समझिए, यहां फ्लक्स जो है उसके लिए आपको एरिया कितने लेने होंगे, कितने क्षेत्रफल लेने होंगे? तो 3 लेने होंगे, यानी कि यहां पर 3 ds का चयन होगा। आप कहिएगा कि इसके पीछे वाले जो गोला लिए थे उसमें तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो गोला का क्षेत्रफल तो एक ही होता है बाबू, 4πr², एरिया बराबर 4πr²। उसमें अलग अलग कुछ नहीं होता है, एक ही ds चलता है पूरे गोले में, लेकिन यहाँ ds का टाइप बदल जाएगा क्योंकि ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, ये अलग है, 3 पृष्ठ हो जाएगा यहाँ पर। तो जब जब बेलन से फ्लक्स आप निकालें तो 3 पृष्ठ लेके चलें, तब तो तीनों निकालेंगे तब बंद होगा। क्यों? क्योंकि तीनों निकालेंगे तब ना बंद होगा। तो इसका नाम दे देते हैं 1, इसका 2 और वक्र पृष्ठ का नाम 3 दे देते हैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ में कहीं एक जगह ds मानिए, यहां भी कहीं एक जगह ds मानिए, यहां भी कहीं एक जगह ds क्या है? पूरे क्षेत्रफल का छोटा भाग है। तो चलिए ds माना जाए। अब ये सतह कुछ यहां पर ऐसे, ठीक है, तो इसका ds अगर हम ऐसे चयन करेंगे यहां पर, ये देखिए, तो वृत्ताकार भाग का ds कुछ ऐसा आएगा, गोल टाइप का वृत्ताकार। तो इसका ds किधर होगा? ds क्या होता है? तो ds पूरे सतह का छोटा भाग होता है, पूरे सतह का छोटा भाग ले लिया। वेक्टर लगा, तो वेक्टर का मतलब क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि है तो इसकी दिशा देखना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ds की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो यहाँ ds ऐसे हो जाएगा, सतह के लंबवत, सतह ऐसे है तो ds ऐसे है ना। देखिए यहां का ds, तो यहां का ds सतह ऐसे, तो ऐसे हो जाए। अब कहेगा कि लंबवत ऐसे भी तो हो सकता है, तो नहीं बाबू, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा लंबवत बाहर की ओर होना चाहिए, है ना। ये सतह है, इस सतह की अगर मैं बात करूं तो बाहर इधर होगा, इस सतह की अगर मैं बात करूं तो बाहर नीचे होगा, है ना। बाहर की ओर हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ds वेक्टर अंदर जा रहा है। देखिए बाहर निकलना चाहिए, देखिए बाहर निकल रहा है, बाहर की ओर, बेलन से बाहर, बेलन से बाहर। चलिए 2 ds तो हमने मान लिए, तीसरा ds कहां होगा? तो वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कहीं ले लीजिए, यहां, तो यहां लेने से बढ़िया यहां विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, तो यहीं पर ले लिया जाए। तो ये ले लिया हमने, ठीक है। अब कहिएगा ऐसा क्यों लिया, यहां वृत्ताकार क्यों, यहां वृत्ताकार क्यों? तो ये सिंबल है, ये वृत्ताकार है तो उसका छोटा भाग ऐसा ले लिए, वृत्ताकार। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बेलन इस टाइप का हुआ, ऐसे बेलन होता है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ इस टाइप का होता है, तो इसका छोटा भाग जब काटिएगा तो ऐसा ही ना नजर आएगा, काट करके आप बेलन को देख सकते हैं, तो इस टाइप का नजर आएगा, तो इसलिए ऐसा लिया। अच्छा, ये पृष्ठ ऐसे है, ये ऐसे था,
ये ऐसे था, ऐसे है तो इसका लंबवत ds कैसे होगा, ऐसे होगा। ये देखिए ये सतह है तो ये ds हो गया पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, ds दर्शा दिया हमने। अब ई दर्शाना है, ई तो ई का तो टेंशन ही नहीं लीजिए, हर जगह जहां जहां आपने ds माना है वही वही ना विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे, ताकि दोनों के बीच कोण पता चले और हम फ्लक्स निकाल सके, इसको तोड़ सके ये ds cos थीटा में, है ना। मेन बेसिक मेरा मतलब क्या है, थीटा निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहां माने हैं ds तो यहां विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे। तो बाबू विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा तार के लंबवत होता है। ठीक है, तो यहां अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो हर जगह लंबवत होगा, हर जगह तार के लंबवत विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हमने बोला कि ऐसे तार है तो विद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे होगा। तो विद्युत क्षेत्र को हम रेड पिन से दर्शा देते हैं। यहां विद्युत क्षेत्र ऐसे, ठीक है, तो यहां कितना डिग्री एंगल बना देख लीजिए आप, यह विद्युत क्षेत्र यह है ds। यहां देखिए यहां विद्युत क्षेत्र ऐसे लंबवत, हमेशा तार के लंबवत, तार के लंबवत होता है ये। ठीक है, कूलम के नियम में बताया गया था। कहां बताया गया था, कूलम के नियम में ये बात पढ़ाया गया था। चलिए, तो ये हो गया लंबवत। यहां भी ई और ds के बीच 90 डिग्री एंगल, यहां भी होगा लंबवत, तो यहां लंबवत, ये देखिए यहां बदल गया मामला। यहां देखिए यहां लंबवत लीजिएगा तो ds की दिशा में आ जाए, और यहां लंबवत लोगे तो ds के लंबवत दिशा में आ जाए, और यहां भी ds के लंबवत दिशा में। ठीक है, तो यहां 90 डिग्री एंगल हो जाएगा थीटा, यहां थीटा 90, यहां थीटा 0 डिग्री। तो 3 सतह हो गए, 1 2 3। तो कहता क्या है, कुल फ्लक्स निकालो। तो कुल फ्लक्स के लिए पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकालना हो, तो पूरे फ्लक्स पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए तीनों पृष्ठ देखते हैं, है ना। तो दो उपाय हो सकता है, गोला वाला में क्यू बंद और ई डॉट ds मतलब फ्लक्स सब एक साथ निकालते, मतलब समीकरण में लेके चलते थे। लेकिन यहां पर हम कुल फ्लक्स पहले ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले निकालिए बाद में निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बाबू, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन पूरे बंद पृष्ठ से, तो पूरे बंद पृष्ठ करने के लिए 3 पृष्ठ आ गया, 1 2 3। अब तीनों से हम फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। अगला है क्यू बंद निकालना, बाई साले नोट होता है। तो पहला स्टेप गॉसिय पृष्ठ का चयन करना, कर लिया। दूसरा स्टेप कुल फ्लक्स निकालो, ई डॉट ds। ठीक है, लगा करके ई डॉट ds लगा करके, तो वो तो हो जाएगा जैसा कि देख रहे हैं आप फिगर। ठीक है, तीसरा काम बंद आवेश निकालना, तब न समीकरण लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि फ्लक्स हम यहां निकाल देते हैं, फिर क्यू बंद निकाल देते हैं, और तब फॉर्मूला लगाएंगे गॉस का। गोला वाला में क्या करते थे, क्यू बंद निकाल देते थे, फ्लक्स साथ में ही निकालते थे, लगाते थे डायरेक्ट गॉस लॉ और डायरेक्ट लगा। तो या तो पहले निकाल के रखे रहिए कुल फ्लक्स, और नहीं तो साथ में निकालिए, बात बराबर है। लेकिन यहां हमें ऐसा लगता है कि यहां पर 3 फ्लक्स निकालना है, तो क्या ना हम पहले से ही निकाल के रखें, है ना। चलो दूसरा काम फ्लक्स निकालना, निकाल रहे हैं। पहले सतह से फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स यहां से लिखते हैं, पहले पृष्ठ या सतह से, पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स। देखिए बाबू, इसका नाम हम φ1 दे देते हैं। तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन, देखिए यहां बंद घेरा नहीं दिए, कहीं क्यों, अभी तो बंद हुआ नहीं है, एक एक करके निकाल रहे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। जब तीनों मिलाएंगे फ्लक्स तब ना ये बंद हो जाएगा, तो इसीलिए अभी खुला है, तो अभी इंटीग्रेशन में घेरा नहीं लगा है। ई ds cos 90 डिग्री
जा देखिए पहला पृष्ठ पर देखिए डीएस और ई के बीच कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। यहां भी 90, यहां थीटा 0 डिग्री। तो जहां 90 डिग्री रहता है तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पे और यहां पे फ्लक्स ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि किताबों में सब सही लिखा रहता है, जब ये दोनों का फ्लक्स 0 हो जाएगा तो किताब क्यों लिखे, है ना। लेकिन कुछ कुछ किताब लिखते हैं, ऐसा क्यों? तो अगर किसी को नहीं पता ये बात और डायरेक्ट सिर्फ इसी से निकाल दिया जाए तब तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। और दूसरी बात, जब एग्जामिनर ये बात चेक करेगा तो उसको बंद पृष्ठ के लिए ये दोनों पृष्ठ भी चाहिए कि नहीं चाहिए। भले 0 हो जा रहा है वो बात अलग है, परंतु बंद पृष्ठ के लिए तीनों पृष्ठ दिखाना अत्यंत आवश्यक है। चलिए ई डी एस cos 90 0 हुआ, सबको 0 कर देगा। इसी प्रकार से आप दूसरे पृष्ठ से देखिए, वहां भी 90 डिग्री फाइव वो भी 0 हो जाएगा। तीसरा से देखते हैं, तीसरे से 0 नहीं होगा। ये जो इंटीग्रेशन कर रहे थे 0 से पाई आर स्क्वायर होगा। आप कहिएगा कैसे? जो इंटीग्रेशन हो रहा था ना पहला सतह वृत्ताकार, तो वृत्ताकार का एरिया कितना होता है? 0 से पाई आर स्क्वायर, है ना। ये भी 0 से पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन ये तो हमने ऐसे ही 0 कर दिया, जान रहे हैं कि cos 90 0 है। चलो तीसरे से फ्लक्स देखोगे पाई 3, तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर एल, इसको थोड़ा लंबा ले जाना है। ई डी एस cos 0 डिग्री, देखिए एक ही दिशा में, cos 0 का वैल्यू 1, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? फाई 3 बराबर 0 से 2 पाई आर एल 2 पाई आर एच। ये पृष्ठ तीसरा, ये वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो एच की जगह यहां क्या है? एल, 10वां में पढ़ेंगे आप। तो 0 से 2 पाई आर एल, है ना। अब कहिएगा ई को बाहर क्यों किए? तो वही पुरानी कहानी कहने का मतलब ई क्यों कांस्टेंट होता था बताओ? कांस्टेंट है तब ना बाहर किए। तो कांस्टेंट कैसे हुआ? तो बाबू देखिए, अभी इस बिंदु पर आप चले हैं, इस वक्र पृष्ठ जो गोले इस तरह से गोल चार तरफ से घूम रहा है, यहां 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 हर जगह केंद्र से दूरी समान होगा ना बाबू। तो अगर केंद्र से हर जगह दूरी समान है, गोला वाला बात आप याद करिए, है ना। तो दूरी का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो अगर दूरी का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, है ना, आर बराबर कांस्टेंट है, मतलब है ना बाबू। देखिए यहां दूरी आर है, तो इधर भी आर, चारों तरफ आर दूरी होगा, तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र ई लिए हैं, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र ई होगा, क्योंकि दूरी तो वही है। विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर कर रहा है ना। तो केंद्र से यहां दूरी जितना है, यहां जितना है, सब जगह दूरी समान है, जहां जहां वक्र पृष्ठ है। तो अगर दूरी समान है तो ई का वैल्यू भी, यहां अगर ई लिए हैं तो यहां भी ई होगा, हर जगह सेम होगा। सेम मतलब हर जगह फिक्स होगा, फिक्स मतलब कांस्टेंट हो। और इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को क्या कर दिया जाता है? बाहर कर लिया जाता है। अब डीएस का इंटीग्रेशन एस होगा, फाई 3 बराबर, पहले पढ़ चुके हैं ये सब, ऐसी कहानी तो पहले पढ़ चुके हैं। एस ई इंटू एस, एस का वैल्यू 2 पाई आर एल, तो एस का वैल्यू 2 पाई आर एल रखिएगा, तो फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर एल। ये आप समझ रहे होंगे। पहले एस की जगह ऊपर वाला रखा था, उसके बाद नीचे वाला रखा जाता है। तो ऊपर वाला रखेंगे तो 2 पाई आर एल माइनस, फिर नीचे वाला रखते हैं, तो नीचे वाला एस रखोगे 0, तो माइनस 0, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ये सब बात पहले हो चुका है, ये हो चुका है, पहले हो चुका है। फर्क है कि यहां पर 2 पाई आर एल ले रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में गोला था, गोला में 4 पाई आर स्क्वायर ले रहे थे। तो पिछले वाले वीडियो को कनेक्ट करके देखते रहें ताकि आपको समझ में आए, है ना, ताकि बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़े, आप पहले से ही बात को समझ जाएं।
तो यहां पर आ जाएगा E इंटू 2πr। चलिए φ3 निकल गया, φ2 निकल गया, φ1 निकल गया, तो पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकल गया। तो पूरे बंद पृष्ठ से जब फ्लक्स निकल गया है ना, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। पहला स्टेप गॉसिय पृष्ठ का चयन करो, कर लिया। दूसरा स्टेप विद्युत फ्लक्स निकालो पूरे बंद पृष्ठ से, जो कि निकाल के पहले से ही रखा हुआ है हमने, निकाल के पहले से ही हमने रखा हुआ है। φ1 φ2 φ3 तीनों पृष्ठ से। तीसरा काम, ठीक है, पहला पूरा हो गया काम, दूसरा भी पूरा हो गया। तीसरा काम बंद आवेश निकालना। चलो भाई, बंद आवेश कैसे निकालोगे? तो इस साइड निकाल देते हैं बंद आवेश। गॉसिय पृष्ठ के अंदर बंद आवेश क्यों बंद? रे बाबू देखिए, आपको कितना आवेश चाहिए बंद? क्या आपको पूरा अनंत तार वाला आवेश चाहिए? नहीं, जो गॉसिय पृष्ठ के अंदर बंद है ना, वही आवेश चाहिए। तो देखिए बाबू, आवेश तो अनंत तक है ना, लेकिन आपको इस बेलन के अंदर वाला ही आवेश चाहिए ना, क्योंकि गॉसिय पृष्ठ तो बेलन ही है, ठीक है। तो बेलन इतना बड़ा है, तो इसका आवेश चाहिए, यानी कि आपको कितना लंबाई में आवेश चाहिए? आपको L लंबाई में आवेश चाहिए, ठीक है। सवाल में क्या दिया है? क्या आवेश Q दिया है? नहीं, सवाल में देखिए क्या दिया है, लेम्डा, ठीक। और हम बताए थे कि Q बंद कभी कभी Q डायरेक्ट दिया रहेगा और कभी कभी Q डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। तो डायरेक्ट अगर Q मिल जाए, Q बंद, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन डायरेक्ट ना मिले तो फॉर्मूला बताया था हमने, Q बंद लेम्डा इंटू L बंद, Q बंद बराबर सिग्मा इंटू A बंद, और Q बंद बराबर रो इंटू V बंद, ठीक है। अब कहिएगा लेम्डा क्या है? तो जब आवेश किसी लंबाई में बिखरा है ना बाबू, तो वहां आवेश घनत्व को लेम्डा कहते हैं, और लेम्डा का फॉर्मूला होता है Q बाई L, आवेश बटा लंबाई। और जब आवेश पृष्ठ पर बिखरा हो ना, तो वहां घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी आयतन में आवेश बिखरा है तो भी बंद होता है। अब हम यहां से देखेंगे कि यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है, आवेश लंबाई में बिखरा हुआ है। अगर आवेश लंबाई में बिखरा हुआ है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बंद बराबर लेम्डा इंटू L बंद, बंद आवेश के लिए। तो Q बंद बराबर लेम्डा इंटू L बंद हम देखेंगे, तो इसमें L बंद क्या है? तो L बंद क्या है? तो वह लंबाई जिसके अंदर आवेश बंद है। तो कौन सा लंबाई है जिसके अंदर आवेश बंद है? तो देखिए बाबू, यह स्मॉल ए लंबाई। अब आवेश तो अनंत तक बिखरा हुआ है, परंतु आपको कौन सा आवेश चाहिए? क्या आपको सभी आवेश चाहिए? नहीं, आपको वही आवेश चाहिए जो गॉसिय पृष्ठ के अंदर बंद है। तो गॉसिय पृष्ठ है कितने लंबाई में? तो गॉसिय पृष्ठ देखिए, ये बेलन है और इस बेलन की लंबाई L है। तो आवेश भले अनंत तक बिखरा हुआ है, परंतु इस बेलन की लंबाई तो L है, तो हमें इस बेलन के अंदर वाला आवेश ही चाहिए ना। तो हमें इतना लंबाई का आवेश चाहिए, बाकी आवेश से हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि गॉसिय पृष्ठ के अंदर बंद चाहिए। तो बंद आवेश बराबर फॉर्मूला होता है, लेम्डा दिया रहे तो, सवाल में क्या दिया था? सवाल में लेम्डा दिया हुआ है। लेम्डा है क्या? तो रैखिक आवेश घनत्व। तो Q बंद बराबर हो जाएगा लेम्डा इंटू L। क्यों? क्योंकि L बंद का फॉर्मूला अगर देखेंगे, L बंद तो स्मॉल L, L बंद मतलब
जिसके अंदर आपको आवेश निकालना है ना, वो लंबाई की बात हो रही है। तो गॉसिय पृष्ठ ये है तो इसी के अंदर निकालना है, फालतू से हमको क्या लेना देना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो एल बंद बराबर स्मॉल एल, इन्फिनाइट नहीं। इन्फिनाइट क्यों लेंगे हम, हमारा गॉसिय पृष्ठ तो एल ही लंबाई का है ना। अब देखिए ये ब्रैकेट में कर दिया हमने, ये अलग है, लैम्डा इंटू एल, क्यू बंद निकल गया यहां से हमें टोटल फ्लक्स निकल गया है। तो अब हम क्या करें, गॉस प्रमेय का प्रयोग कर दें, है ना। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर क्यू बंद बटा इप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करते हैं, इसको आप लिख लेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, अब गॉस के प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या बोलता है गॉस का प्रमेय, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बंद बटा इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए। तो बेलन में अभी हम लोगों ने देखा कि बंद करने के लिए हमें कितने पृष्ठ चाहिए, तो 3। तो 3 फ्लक्स होगा, तो उसका नाम ऐसे दे देते हैं 1 2 3। ऐसे देने का मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है 3 सतहों पर हो रहा है, तभी ये बंद होगा। ठीक है, तो ये तीनों निकाल चुके हैं हम, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 बराबर क्यू बंद डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। φ1 का वैल्यू 0 आया है, φ2 का वैल्यू 0 आया है, पीछे जो भी बताया उसमें आप देख सकते हैं, प्लस या ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्यू बंद, अभी तुरंत हमने देखा, लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से एल से एल कैंसिल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई आर यहां आएगा, तो हम 2 पाई के साथ इप्सिलॉन नॉट रखेंगे, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अब कहिएगा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 पाई इप्सिलॉन नॉट को मैं बनाऊंगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है, तो ऐसा करते हैं 2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, 2 लेमडा डिवाइड बाई, यहां 2 से गुना करोगे तो 2 लेमडा, यहां 2 से गुना करोगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की 2 लेमडा बाई आर, इसलिए E इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। ऐसा भी हो सकता है, या E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गॉस प्रमेय से हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, किसका, अनंत तार का विद्युत क्षेत्र। अगर किसी अनंत तार में आवेश बिखरा हो, है ना, अनंत लंबाई तक, तब ये इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, तो ये वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस अनंत तार का जो विद्युत क्षेत्र आया, ये विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए बाबू, विद्युत क्षेत्र ई तथा दूरी आर के बीच ग्राफ, बीच ग्राफ, तो E इक्वल टू क्या है,
2k लेमडा बाई आर, है ना। अब ये 2k लेमडा बाई आर, तो आप ध्यान से देखें तो जब आप गोला का विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो वहां पर बाहर में जो विद्युत क्षेत्र आता था और विद्युत आवेश का, उसमें आर स्क्वायर था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ आर है, मतलब पावर 1 है। लेकिन यह समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो सबसे पहली बात कि जिसके जिसके बीच आपको ग्राफ खींचना है, पिछले वाले वीडियो में भी ग्राफ बताया गया था, लगातार सभी वीडियो को देखें, बीच में से वीडियो ना देखें। यह है विद्युत क्षेत्र इधर और यह है दूरी आर। कहता है जिसके जिसके बीच आपको ग्राफ खींचना है, पहले वाले को y मानते हैं और बाद वाले को x मानते हैं। तो पहले वाला कौन है, पहले वाला यहाँ विद्युत क्षेत्र है E, इसको हम लोग y एक्सिस पर रख दिए, और बाद वाला हो गया R, इसको हम लोग x एक्सिस पर रख दिए। अब ये दोनों के बीच हमें ग्राफ खींचना है। तो यहां से देखेंगे E व्युत्क्रमानुपाती है R के, इसका मतलब R का मान बढ़ाओगे तो E का मान क्या करेगा, घटेगा, है ना। तो हम कहे थे कि अगर y व्युत्क्रमानुपाती हो x के तो ग्राफ होता है हाइपरबोला, ठीक है। ऐसा देखिए घटते हुए, ये देखिए, इसका मतलब है कि जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। जैसे देखिए ये है विद्युत क्षेत्र और ये है दूरी, तो दूरी इतना है तो विद्युत क्षेत्र इतना है। अब यहाँ आइए, यहाँ दूरी बढ़ गया तो विद्युत क्षेत्र घट गया। ये देखिए y वाला विद्युत क्षेत्र है और x वाला दूरी है, तो दूरी देखिए बढ़ गया तो विद्युत क्षेत्र घट गया। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहीं भी अगर y बराबर 1/x हो, y बराबर 1/x स्क्वायर हो, माने व्युत्क्रमानुपाती, है ना, या y व्युत्क्रमानुपाती x क्यूब हो, तो सब का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। लेकिन पावर आने के कारण थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो ये हो गया इसका ग्राफ, विद्युत क्षेत्र इसके बीच। एक बात और, ये जो ग्राफ है इसमें ये पार्ट आगे जाके समानांतर हो जाता है और ये पार्ट भी आगे जाके समानांतर हो जाता है। आप कहेगा ऐसा क्यों, इधर समानांतर क्यों हो जाता है ये ग्राफ। तो ये बाबू एक बात आप समझिए, ये ग्राफ यहां तब मिलेगा ना जब E का मान 0 हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि x एक्सिस में ग्राफ कटता है तो y 0 हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ ग्राफ कट दिया, यानी कि इसमें सट गया, मान लो इसमें कांटेक्ट में आ गया, है ना, इसे मिल गया, तो यहाँ पर y बराबर 0 होगा। और अगर ये ग्राफ यहाँ मिल गया तो x बराबर 0 होगा। हम लोग सब जानते हैं, है ना, कि y एक्सिस पर कट करता है, वहां x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो समानांतर ग्राफ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको समझना है ना। तो देखिए बाबू, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 0 करने के लिए जहां पर ये इसको काटेगा वहां पर पक्का E बराबर 0 हो। तो आप यहां से सोच के देखो, हम पहले भी बात बता चुके हैं गोला में भी कि व्युत्क्रमानुपाती में इसको 0 करना है तो R का कितना मान रखा जाए, ठीक है। तो कोई भी कितना भी बड़ा अंक आप ले लीजिएगा यहां और इससे भागा दीजिएगा तो कभी 0 नहीं आएगा। भागा में है ना, तो भागा जानते हैं, जब कोई संख्या भागा में हो जाए तो वहां कब 0 होता है मान, जब उसे हम अनंत करेंगे। क्योंकि अनंत के पहले कोई भी संख्या रखिएगा तो दशमलव में भी कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगा, है ना। तो एकदम इनफाइनाइट रखिएगा तब जाके 0 हो जाएगा। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती अगर y x के रहता है ना तो y बराबर 0 जानते हैं कहां होता है, जहां x अनंत होता है। अब x बराबर 0 कहां होता है, जहां y अनंत होता है, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ है इससे मिलेगा यहां भी अनंत पर, और x भी तो नहीं 0 होता है, वो भी तो अनंत पर 0 होता है। तो y के मान अनंत कहां होगा, आगे, है ना, बहुत दूर। इसका मतलब कि यहां भी नहीं मिलेगा,
ठीक है, y बराबर 0 तो x बराबर अनंत, x बराबर 0 तो y बराबर अनंत, यानी कि y में भी कहीं नहीं मिलेगा, अनंत पे मिलेगा, और x में भी नहीं मिलेगा, अनंत पे मिलेगा, क्योंकि y में जहां मिलेगा वहां x 0 होगा, तो x 0 y अनंत पर हो रहा है, और y 0 x अनंत पर हो रहा है। ये फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, x यहाँ है तो x अनंत करोगे तो y 0 होगा, x यहाँ ला दोगे तो x व्युत्क्रमानुपाती y, तो y अनंत करोगे तब x 0 होगा, है ना। तो ना ही ग्राफ इधर मिलने वाला और ना ही ग्राफ इधर मिलने वाला, कहाँ मिलेगा, तो अनंत पर। और दो रेखाएं अगर एक दूसरे से अनंत पर मिलती हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के समानांतर हो जाती, ठीक है। तो ये हो गया बात, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ। अब हम लोग इसमें थोड़ा अनंत के बारे में जान लेते हैं। अनंत तार कहते किसको है, कभी कभी यही नहीं पता चलता है, तो इसे हम नोट में करके लिख दे रहे हैं। देखिए, अनंत तार का मतलब होता है, सबसे पहले बात, अनंत तार का मतलब यहां पर कोई भी चीज अनंत हो तो इसका मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या बहुत लंबा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अनंत तार बहुत बड़ा को हम कहते हैं क्यों, है ना, बहुत बड़ा है तो अनंत। देखिए, जब कोई एक राशि दूसरे राशि से बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, तो दूसरा राशि उसके तुलना में बहुत छोटा हो जाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग निग्लेक्ट करते हैं बातों को। जैसे कोई राशि अगर बहुत छोटा हो जाए तो उसे हम 0 मान लेते हैं, 0 नहीं है फिर भी उसको 0 मान लेते हैं, 0 के करीब हो जाता है तो हम लोग थोड़ा मोड़ा नहीं लेके चलते हैं, उसको लगभग 0 मान लेते हैं। जैसे देखिए 0.0001, तो हालांकि ये 0 नहीं है, परंतु आप लगभग इसको 0 मान लेते हैं। किस लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो ये अनंत तार का मतलब क्या है, ठीक है, इसको समझना है। तो देखिए बाबू, मान लीजिए कि ये है तार, तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनंत तार का मतलब यह है कि बहुत दूर तक एकदम तार जाएगा जिसका कहीं अंतर नहीं होगा उस साइड और इस साइड, तो यह आपकी भूल है। कभी कभी एक छोटा सा तार भी अनंत का काम कर सकता है। अब कहेगा क्यों, तो सबसे पहले इसे समझने के लिए एक बात को समझिए, अनंत का कंसेप्ट आखिर है क्या फिजिक्स में, इसको समझिए। ये 11th क्लास से ही हम बताते आते हैं कि अनंत का कंसेप्ट क्या है और 0 का कंसेप्ट फिजिक्स का क्या कहता है, इसको समझिए। किसे हम 0 कहेंगे और किसे अनंत कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अपने हाथ का उदाहरण ले लेते हैं, तो देखिए अनंत और 0 ना हम सापेक्षित बात करते हैं। सापेक्षित बात का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये मेरा हाथ है, तो मैं अगर इस हाथ के क्षेत्रफल की तुलना एक तिनका से करूं, छोटा सा तिनका, बालू का कण मान लीजिए, तो बालू का कण कितना है, इतना है। अब इससे मैं अपने हाथ के क्षेत्रफल का तुलना करूंगा तो यह हाथ इसके सापेक्ष में बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम इसे अनंत कर सकते हैं। बोलिए ऐसे ऐसे कितने मिल जाएंगे तो ये हाथ मेरा बन जाएगा, तो ऐसे ऐसे अनंत बिंदु मिलेंगे तो ये हाथ बनेगा। काहे कि हम इसकी तुलना अगर इससे करेंगे तो ये इसकी तुलना में बहुत बड़ा है ना। तो यहां पर हम इसे अनंत कर सकते हैं। अब यही हाथ को देखिए, कंसेप्ट समझिए, यही हाथ की तुलना अगर मैं इस बड़े से दीवार से कर दूं, खूब बड़ा दीवार है और उससे मैं ये हाथ की तुलना कर दूं, तो ये मेरा हाथ नगण्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना कितने कितने मिल करके यह दीवार बना हुआ है, बहुत सारा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु, है ना, या जब कोई राशि किसी दूसरे राशि की तुलना में बहुत बड़ा हो जाए तो उसे हम अनंत कहते हैं, ठीक है। और जब उसकी तुलना में बहुत छोटा हो जाए,
ठीक है, किसी की तुलना में बहुत छोटा हो जाए तो उसे हम शून्य कहते हैं। यानी कि निग्लिजिबल कंसेप्ट जो है ना वो फिजिक्स में लागू होता है। हालांकि यहाँ अनंत नहीं है इसके सापेक्ष, इसका अंत है, लेकिन इससे तुलना किया जाए तो इतना बड़ा है ये, है ना, कि कितना बड़ा है ये हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। जब हम ये बात डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना तो हम लोग कहते हैं अरे बहुत बड़ा है, मतलब इनफाइनाइट मान लो, छोड़ा बताओ। जैसे हम लोग कहते हैं तारे गिनो, तो तारे तो हैं, गिना तो रहे हैं, 1 2 3 ऐसे गिनाते हैं, लेकिन जितने तारे हैं सबको गिनना असंभव है, तो हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट तारे, छोड़ो हटाओ, मामला ही खत्म हुआ, है ना। तो ये बात होता है। अच्छा, कोई चीज बहुत छोटा हो जाए तो वो इतना छोटा हो गया कि हम कंसीडर करना असंभव है, मतलब उसको लेकर चलना असंभव है, तब हम लोग कहते हैं इतना छोटा है तो इसको 0 ही मान लो। यानी कि सीधा सीधी बात अगर मैं बोलूं तो नोट पॉइंट पे अगर हम लिख दें, ठीक है, तो अगर कोई राशि किसी की तुलना में बहुत बड़ा हो जाए तो उसे अनंत, तथा बहुत छोटा हो जाए तो उसे 0 माना जाता है। जैसे देखिए, यह है पृथ्वी और यह है सूर्य। अब सूर्य पृथ्वी को हम बिंदु मान लेते हैं। कब? जब इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं ना, तो ये मास m1 है, ये मास m2 है ना, और ये दूरी r है, तो हम लोग इन दोनों को बिंदु मान लेते हैं। अब सूर्य तो इतना बड़ा है, पृथ्वी तो इतना बड़ा है, तब यहां पर ये दोनों को बिंदु क्यों माना गया? ठीक है, तब फॉर्मूला लगाते हैं हम, A बराबर Gm1m2/r²। क्यों माना गया? क्योंकि देखिए, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, हम मानते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी, ये इनसे भी बहुत बड़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर, मात्र 6400 किलोमीटर, और वो 15 करोड़ किलोमीटर। पहले बात, तो दूरी तो बहुत बड़ा हो गया ना इसकी तुलना में, तो ये छोटा नजर आएगा। ऐसे भी सूर्य यहां से हमें कितना नजर आता है? इतना बड़ा नजर आता है, जबकि हम लोग सुने हैं कि पृथ्वी सूर्य से भी बहुत बड़ा है, तो सॉरी, सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, फिर भी हमें छोटा क्यों नजर आया? क्योंकि ये जो दूरी है ना r, ये बहुत ज्यादा है, हमें जहां से देख रहे हैं वो दूरी बहुत बड़ा है। तो देखिए, अनंत तार यहाँ किसे कहेंगे? आप कहेगा कि सर अनंत तार किसे कहेंगे? तो अनंत तार के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अनंत हो जाए। देखिए बाबू, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये लंबाई का एक तार है और ये अनंत नहीं है, इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम विद्युत क्षेत्र कहां निकाल रहे हैं, दूरी कहां ले रहे हैं। तो देखिए, ये आकार है, अगर आप विद्युत क्षेत्र यहां निकालिएगा तो ये दूरी इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे ना तो ये अनंत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर इस दूरी को आप बहुत छोटा कर दें, मतलब इस तार के बिल्कुल नजदीक यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालें तो दूरी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस दूरी से अगर आप तुलना करिएगा तो ये L बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंबाई जो होना चाहिए ना, ये R से बहुत बड़ा होना चाहिए, तो इसको अनंत माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लंबाई हम 1 मीटर लेते हैं और हमें 5 सेंटीमीटर पे, यानी कि 100 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं सिंपली, यानी कि 0.01 मीटर और ये 1 मीटर, तो 1 मीटर के सापेक्ष में तो ये 0.01 मीटर बहुत छोटा है ना। तब तो लंबाई बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा लंबाई को ही तो अनंत कहते हैं।
लंबाई बहुत बड़ा हो जाए तो अब सवाल ये उठता है कि किससे बड़ा हो जाए। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? तो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। कहां विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं? तो r दूरी पर निकाल रहे हैं। तो कब ये लंबाई अनंत कहलाएगा? तो जब दूरी के सापेक्ष में लंबाई बहुत ज्यादा होगा ना तो उसको अनंत कह देंगे। आपसे तुलना नहीं करना। कोई कहेगा हम देख रहे हैं इतना बड़ा तार है, इतना बड़ा, तो हमसे बहुत ज्यादा नहीं। आपको वहां दूरी से मतलब है, आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, जो काम कर रहे हैं आप उससे जाइए। तो कोई निश्चित लंबाई वाला तार भी अनंत हो सकता है। क्या शर्त है? तो हमने बताया कि दूरी के सापेक्ष में बहुत बड़ा होना चाहिए। यह बात कूलम के नियम में भी बताया गया था कि देखिए, ये देखिए, ये कोई गोला है। अगर यहां विद्युत क्षेत्र आप निकालते हैं तो ये गोला बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर आप बहुत दूर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो ये गोला बहुत छोटा होगा, क्योंकि दूरी के सापेक्ष में ये छोटा हो जाएगा। तो इसको आप बिंदु भी मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, सीधा सीधी बात बोले तो ये वाला बात याद रखिएगा, तुलना किया जाएगा। तो अगर एल बहुत बड़ा है आर से तो हम अनंत तार कह सकते हैं। तो अनंत तार का मतलब अनंत तार हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा, एल का वैल्यू दे देगा, आर का वैल्यू दे देगा, और आपको अपने आप से समझ जाना होगा कि ये अनंत है। ठीक है, तो ये वाला बात ध्यान में रखिएगा, आगे भी काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। ये नोट में हमने लिखा दिया। आज इतना ही, धन्यवाद।